हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम विजन IAS के मई मंथ के इकोनॉमी के सेक्शन को कवर करेंगे। नाउ इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए, आप जानते हैं जो इकोनॉमी का सेक्शन आता है विजन IAS की मैगजीन्स में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन भी इकोनॉमी का ही होता है। आप खुद से अगर इस कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत जगहों पे आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे प्रोसेसेस समझ नहीं आएंगे। तो इस वीडियो में वो हर एक चीज जो आपको ट्रबल कर सकती है उसे सिंप्लीफाई किया गया है। ऑल्सो अगर आपने अभी तक पॉलिटी और गवर्नेंस की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसे आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक आज हमें कवर करना है वो है कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। One more thing before I proceed, in case you find this video helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो देखिए, यहाँ पे जो हम पहला टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं, कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत रिसेंटली कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 लेकर आई है। अब आप देखते हैं कि इस पूरे वर्ड में मैंने एक अमेंडमेंट शब्द का यूज किया, राइट। तो ऑफ कोर्स ये एक पिछले एक्ट को अमेंड करने की कोशिश कर रही होगी ये पर्टिकुलर लेजिस्लेशन। तो एग्जैक्टली जो कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 है वो कंपटीशन एक्ट 2002 को अमेंड करने के लिए लाया गया है। बहुत सारे प्रोविजंस इसमें सही नहीं थे, बहुत सारी डेफिनेशन सही नहीं थी, तो उसको बेसिकली अमेंड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए ये नई लेजिस्लेशन, ये नया अमेंडमेंट लाया गया है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 क्या कहता है। तो आप यहाँ पे अगर बॉक्स देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा कि ये बेसिकली रिप्लेस कर रहा था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, MRTP एक्ट। आप जानते हैं ये इंदिरा गांधी एरा का एक एक्ट था और उस समय की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मोनोपोलीज का एरा था, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड का एरा था, यानी कि हर चीज़ अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस पर भी बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी, इंस्पेक्टर राज, दिस राज, टैक्स राज, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको बिजनेस एग्जिट भी करना है, आपको कितना प्रोड्यूस करना है, हर चीज़ में सरकार का हाथ था, राइट। तो ये सारी चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए, इस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टिव एक्ट को रिप्लेस करने के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 को लाया गया था। ओके, आप जानते हैं कंपटीशन एक्ट 2002 ही एस्टैब्लिश करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसे एक एक्ट एस्टैब्लिश करता है। आप जानते हैं, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था। तो ऑफ कोर्स ये क्या करने की कोशिश करता होगा, ये रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने की कोशिश करता होगा, कंपटीशन को बरकरार करने की कोशिश करता होगा। मोनोपोली का एंटोनिम है कंपटीशन, राइट। मोनोपोली एक बुरा शब्द है जिसमें कुछ पर्टिकुलर जो प्लेयर्स हैं उनके हाथ में सबसे ज्यादा पावर होती है, लेकिन कंपटीशन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है। तो वही कंपटीशन एक्ट 2002 ने किया था। ये फॉरबिड करता है किसी भी तरह के एंटी कंपेटिटिव अग्रीमेंट को, कोई भी अब्यूज हो अगर डोमिनेंट पोजीशन का, मोनोपोलीज को भी ये फॉरबिड करता है। किसी भी तरह का एक्विजिशन, टेक ओवर या मर्जर, जो भी अब्यूज करे मार्केट का, उस तरह की चीजों को ये एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है, फॉरबिड करता है। ओके, तो बेसिकली क्या है, इंडिया में सारे प्लेयर्स को, चाहे वो एक फ्रेश प्लेयर हो, चाहे वो एक ओल्ड प्लेयर हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो मार्केट को इम्प्रेस करे, ठीक है। जो कंपटीशन में जीतेगा, कंज्यूमर्स उनकी तरफ होंगे, ठीक है। एक सिंपल सा रैशनल ये है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नया एक्ट लाया गया है, नई अमेंडमेंट लाई गई है, उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। ओके, तो जो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए, कुछ दो कंपनीज का मिल जाना, मर्जर हो जाना, ठीक है। आप भी टायर बनाते हैं, मैं भी टायर बनाती हूँ, हम दोनों की कंपनीज को मर्ज कर लेते हैं। या फिर मैं एक बड़ी टायर बनाने की कंपनी हूँ, आप एक स्मॉल बिजनेसमैन है, आपकी कंपनी को मैं एक्वायर कर लूँ, जिसे हम एक्विजिशन कहते हैं, या हम अमेलगमेट कर लें। तो ये सारी चीज़ों को बेसिकली कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया है, यानी कि थ्रेशहोल्ड को लोअर कर दिया है।
ओके तो देखिए, आप जानते हैं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन को रोकने की कोशिश करेगी अगर वो मार्केट में मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट को अब्यूज करने की कोशिश कर रहा है, राइट, जो अभी हमने देखा। तो इसीलिए अगर हमने जो कॉम्बिनेशन का थ्रेशहोल्ड है वो थोड़ा लोअर कर दिया, तो ऑफ कोर्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सर्वेलेंस है या उनकी नज़र है वो ज़्यादा कॉम्बिनेशंस पे आ गई, ज़्यादा अब और मार्केट अच्छे से अपना रोल प्ले कर सकती है और कंपेटिटिव बनाया जा सकता है मार्केट को सीसीआई द्वारा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो इसीलिए बेसिकली क्या किया है, इसमें हर उस कॉम्बिनेशन को इंक्लूड कर दिया गया है जहां पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की हो। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अगेन कुछ भी चीज़ नहीं लिखी है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इससे पहले क्या हुआ करता था, ट्रेडिशनली हम एक कॉम्बिनेशन को कैसे देखते थे कि हम दोनों कंपनीज ने मर्ज कर लिया और जो हमारा एसेट टर्नओवर या ये सारा जो नेटवर्थ और ये सब मिला के किसी थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो ही सीसीआई हमें देख सकती है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर हमारी ट्रांजैक्शंस जो है, मैंने आपसे कुछ शेयर्स खरीदे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में, वो 2000 करोड़ से ज़्यादा के होते हैं, तो बस सीसीआई के नज़र में हम आ गए, कहीं हम कंपटीशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, रिडक्शन इन द टाइम लिमिट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा डीले कम हो, ऑफ कोर्स द बेटर द प्रोविजन इज। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन का अप्रूवल है उसका टाइम रिड्यूस कर दिया गया है 210 डेज से 150 डेज पे। ओके, तो सीसीआई को बेसिकली साथ ही में जो प्राइमा फेसी ओपिनियन है, देखिए अप्रूवल तो एक बात की चीज होती है, लेकिन सीसीआई को अपना एक ओपिनियन बनाना पड़ता है कि ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि सीसीआई इस स्टेज पे डिटरमाइन कर लेता है कि कॉम्बिनेशन ठीक भी है कि नहीं है, या बिल्कुल 30 दिन के अंदर अंदर बेसिकली अब सीसीआई को ये कंफर्म करना है कि ये सही कॉम्बिनेशन है भी है कि नहीं। हम इसको बिल्कुल ही हम रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करना चाहते, बिल्कुल ही खारिज तो नहीं करना चाहते। वो 30 दिन के अंदर अंदर बेसिकली हमें डिटरमाइन करना है। उसके बाद अप्रूवल आप 150 दिन के अंदर अंदर दीजिए। ओके, अदरवाइज द कॉम्बिनेशन शैल बी, अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर अपना एक प्राइमा फेसी ओपिनियन नहीं बनाते, सीसीआई अगर एक प्राइमा फेसी ओपिनियन नहीं बनाती 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर, तो वो बेसिकली अप्रूव्ड ही डीम किया जाएगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई वुड रीड इट और एंड देन आई वुड एक्सप्लेन इट टू यू। CAA modifies the definition of control as the ability to exercise material influence over management, affairs और strategic commercial decisions। अब देखिए, जब भी कॉम्बिनेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन में मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक बड़ी एक कंपनी हूँ और आपकी कंपनी छोटी है, हम एक ही तरह के बिजनेस में डील करते हैं, तो मैंने आपकी कंपनी को एक्वायर किया, या फिर हम कुछ ट्रांजैक्शन इतनी बड़ी आपके इतने सारे शेयर्स खरीद लिए कि आपके वो शेयर्स खरीदने के बाद आपकी कंपनी में मटेरियल इन्फ्लुएंस मुझे मिल गया है। आपकी कैसी मैनेजमेंट चलेगी, आपका वोटिंग पावर्स कैसे चलेगा, किस तरह की डील्स आप करेंगे किसी और कंपनी के साथ, ये सब कुछ मेरे हाथ में आ गया। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि कंट्रोल की डेफिनेशन को अब मटेरियल इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करना माना जाएगा। ओके, एक्सपेंशन ऑफ, जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ लिखा है, एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ कार्टल्स टू इंक्लूड हब एंड स्पोक अरेंजमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी तक हम क्या सोचते थे कि जो कंपनीज एक ही तरह के बिजनेस में काम करती हैं, अगर उनका कॉम्बिनेशन हो रहा है तभी सीसीआई वुड लुक इनटू इट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर तो कोई कंपनी, मैं अगर फॉर एग्जांपल एक टायर मेकिंग कंपनी हूँ और आप किसी तरह का व्हील कप बनाते हैं टायर्स का, ठीक है, तो हम सेम तो चीज में नहीं लेकिन सिमिलर बिजनेस करते हैं, तो मैं आपसे डील करना चाहूंगी। या फिर आप कार का कोई और इंस्ट्रूमेंट या कोई और एक पार्ट बनाते हैं, तो मैं आपके साथ डील करना चाहूंगी। हम सिमिलर तो नहीं है, हमारा आइडेंटिकल तो नहीं है बिजनेस, लेकिन हम डील करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये हब एंड स्पोक अरेंजमेंट हो गई, राइट। आप बहुत जरूरी है मेरे एक बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए। तो इन तरह के कार्टलाइजेशन को, ग्रुपिज्म को भी अब सीसीआई की नजर में लाया गया है बेसिकली, ठीक है। इफ आई, या देखिए, इससे पहले क्या हुआ करता था, अगर तो एक
हम सेम ही चीज में काम कर रहे हैं। एक स्टील मेकिंग कंपनी को एक स्टील मेकिंग कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, वो उसको एक्वायर कर लेगा तो एक बहुत बड़ी स्टील मेकिंग कंपनी बन जाएगी जो टाटा करता है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स एक स्टील मेकिंग कंपनी एक कोल कंपनी में भी अगर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करता है तो अब उस तरह की कॉम्बिनेशंस को या अरेंजमेंट्स को भी कार्टेल की डेफिनेशन में ला दिया गया है। ओके और कार्टल्स को देखना, सर्वे करना सीसीआई का काम है, क्योंकि कार्टल्स जो होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स जो होते हैं, उनके पास बेसिकली मार्केट हिलाने की पावर होती है, राइट। अगर वो एक दिन भी बॉयकॉट कर दें या एक महीने के लिए कह दें अब हम कंट्री के लिए कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, तो एंटायर कंपेटिटिव हो सकता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है हमारी मार्केट के लिए। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, अब हम आते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड पेनल्टी प्रोविजन। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट इसमें क्या कहती है हम ये भी देख लेते हैं। ओके, लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग इंफॉर्मेशन। अगर एक कंप्लेन है आपके पास, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी कंडक्ट जो है वो एंटायर कंपेटिटिव हुआ है, तो आप कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष उसे फाइल कर सकते हैं अपनी कंप्लेन को, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर। यानी कि जब आपको लगा ये एंटायर कंपेटिटिव एक्ट कंडक्ट हुआ है, उसके 3 साल के अंदर अंदर सीसीआई के समक्ष आपको अपनी कंप्लेन को फाइल करना है। लेकिन बाई चांस अगर 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, लेकिन आपका कॉज बहुत जेन्युइन है, तो आपके इस डीले को कंडोन किया जाएगा सीसीआई द्वारा। वो ऑफकोर्स केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है, लेकिन इसको बेसिकली रिहा दे सकती है सीसीआई। आपको ज्यादा साल हो गए तब भी सीसीआई के हाथ में है, वो आपको आपकी कंप्लेन फाइल करना चाहती है कि नहीं। ओके, सेकेंड पॉइंट यहाँ क्या लिखा है, इंक्रीज्ड पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, ओमिशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन। अगर आप इस तरह की कोई फॉल्स कंप्लेंट्स डालते हैं, ग्रीवेंस डालते हैं, तो आप पे पहले पेनल्टी लग सकती थी 1 करोड़ तक की, अब 5 करोड़ कर दिया गया है। ओके, पेनल्टी बेस्ड ऑन ग्लोबल टर्नओवर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी के बारे में बताई जा रही हैं कि अब प्रोविजन क्या कहता है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको साथ साथ में ये भी समझना है, अगर एक प्रोविजन अमेंडमेंट के बाद ये कह रहा है तो इससे पहले क्या कहा करता था, पहले वाले एक्ट में क्या होता था। इसीलिए आई एम टेकिंग द थिंग्स अलोंग साइड ऑल्सो। Okay, penalty based on global turnover. The penalties for anti-competitive agreements and abuse of dominant position would be imposed based on the global turnover. अभी तक देखिए क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ एंटायर कंपेटिटिव किया है और मैं सीसीआई हूँ, अब मुझे आप पे पेनल्टी लगानी है, ठीक है। लेकिन अब आपकी पेनल्टी को मैं डिटरमाइन कैसे करूँगी, कितनी पेनल्टी भरनी होगी आपको, वो मैं डिटरमाइन करती हूँ आपके टर्नओवर के कुछ परसेंटेज के बेसिस पे। इससे पहले मैं क्या किया करती थी, आप अगर इंडिया में है तो इंडिया मतलब लोकली जितना भी, यानी कि इंडिया में आपका जितना भी टर्नओवर है, आपका प्रोडक्ट बेच के आप जितना भी पैसा कमाते हैं, उसका कुछ परसेंटेज मैं आप पे पेनल्टी लगा देती थी। लेकिन अब आप एक एमएनसी हैं, आप बाहर भी डील करते हैं, तो आपका ग्लोबल टर्नओवर, यानी कि उस प्रोडक्ट को आप बाहर भी बेचते हैं, इंडिया में भी बेचते हैं, किसी और कंट्री में भी बेचते हैं, तो आपका पूरा टर्नओवर जो एग्रीगेटेड टर्नओवर है, उसका प्रतिशत कुछ मैं आपसे पेनल्टी के रूप में लूंगी। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, तो इसीलिए कुछ भी एंटायर कंपेटिटिव कोई ना कर पाए, ये मेजर इसीलिए लिया जा रहा है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस क्या होता है, ये आप जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं तब भी बहुत बार यूज किया जाता है। तो देखिए, I will read it first and then explain to you. CAA introduces a provision which allows the compounding of any offense which does not entail imprisonment. Compounding an offense indicates, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि देखिए कभी कभी आपसे अगर कोई ऑफेंस होता है, ठीक है, लेकिन वो इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है, सीसीआई को ऐसा लगता है कि उसे माफ किया जा सकता है अगर आप आपस में जिसको आपने हर्ट किया है, ठीक है, उसको कुछ कॉम्पनसेट कर दें या कुछ म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाए, उसे हम कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कहते हैं। जीएसटी के केस में भी अगर आप अपनी जीएसटी जो है वो टाइम पर नहीं भर पाते या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अलाउ किया जाता है, यानी कि आप कुछ पेनल्टी भर दें और आप पे केस नहीं किया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, अगर आप लीगल प्रोसीडिंग से बचना चाहते हैं तो आपका जो ऑफेंस है उसे कंपाउंड किया जा सकता है। ओके, लीनियंसी regime where a party implicated, ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, where a party implicated in a cartel investigation makes a true and vital disclosure of an alleged violation or another undisclosed cartel, CCI is empowered to also grant an additional, ओके, तो देखिए अगर तो आप किसी कार्टेल का पार्ट हैं और आप
बता देते हैं कि कुछ एंटी कंपेटिटिव हुआ है इस कार्टल से, या आप किसी और कार्टल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं सीसीआई को जो अभी तक किसी के पास नहीं थी, जो एंटी कंपेटिटिव है, तो डेफिनेटली आपकी जो पेनल्टी है वो कम हो सकती है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम देखें, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आप जानते हैं। उसके बाद इसका मैंडेट क्या है? इस कमीशन की ड्यूटी है कि ये हर उस प्रैक्टिस को एलिमिनेट करे हमारी मार्केट से जो कंपटीशन को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। ये चाहती है कि कंपटीशन को सस्टेन किया जाए, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ट्रेड की फ्रीडम को, मार्केट्स की फ्रीडम को इंश्योर किया जाए। आप जानते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। हेडक्वार्टर्स इसकी न्यू दिल्ली में है। आप ये भी जानते हैं सीसीआई का कॉम्पोजिशन क्या है? आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीसीआई पे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, इट्स लॉन्ग पेंडिंग। ओके, तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और एटलीस्ट 2 और मेंबर्स होने चाहिए चेयरपर्सन के अलावा, लेकिन मैक्सिमम 6 मेंबर्स और हो सकते हैं चेयरपर्सन के अलावा, और इन सारे मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा। अगर हम बात करें चेयरपर्सन और मेंबर्स का क्या टर्म ऑफ ऑफिस होता है, तो 5 साल, या फिर अगर आप 65 ईयर्स के हो गए हैं तो तब तक, विच एवर इज अर्लियर। ओके, और आप एलिजिबल हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए भी। इसको मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है प्रीलिम्स में? दैट द मेंबर्स एंड चेयरपर्सन आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ओके, डीक्रिमिनलाइजेशन, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो करंट रिजीम है, जो करंट सरकार है हमारे केंद्रीय स्तर पर, ये बहुत सारी चीज़ों में आपको दिख रही है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस करते हुए, क्योंकि हम इस एरा में हैं, इस प्रोग्रेसिव एरा में हैं। जितने ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करा जाए उतना अच्छा है। इससे टैक्स कंप्लायंस बढ़ती है, कंपेटिटिवनेस बढ़ती है। अगर हम जीएसटी की भी बात करें तो जो माइनर ऑफेंसेस हैं, जैसे अगर आप जो ऑर्डर है उससे कंप्लाई नहीं किया आपने कस्टम्स ऑफिस के, तो कोई बात नहीं, अब आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं होती, कुछ थोड़ा बहुत फाइन लगता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी करने की कोशिश की गई है। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड रीड इट। और यहाँ पे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। मे बी अगर आप आज तक फाइन और पेनल्टी को एक ही सिनोनिम समझते थे एक दूसरे का, तो आपका डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट चेंज करता है पनिशमेंट के नेचर को कुछ ऑफेंसेस के लिए, फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स टू पेनल्टीज। यानी कि कहीं ऑफेंसेस में पहले फाइन भरना होता था या आप पे फाइन इम्पोज किया जाता था, लेकिन अब पेनल्टी भरनी होगी आपको। तो यहाँ पे हम इसे डीक्रिमिनलाइजेशन क्यों कह रहे हैं कि तो चीज़ है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये एक चीज़ नहीं है। अब देखिए फाइन और पेनल्टी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए जो फाइन है, ओके, फाइन के केस में एक सम बेसिकली जो कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में डिसाइड किया जाएगा, वो आप पे थोपा जाएगा, इम्पोज किया जाएगा। यहाँ आप पढ़ सकते हैं, राइट, इम्पोजिशन ऑफ फाइन हुआ करता था पहले उन ऑफेंसेस के लिए। लेकिन जो पेनल्टी होती है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स। The court does not decide or determine the amount or the sum of fine for you here. Okay? पेनल्टी की बात अगर हम करें तो यहाँ पे बेसिकली जो भी अथॉरिटी है, यानी कि सीसीआई, यहाँ पे जो है सीसीआई आपको कहेगी कि पेनल्टी बनती है, आपके टर्नओवर का इतना प्रतिशत आप भर दीजिए और बस छुट्टी आपकी हो जाएगी इस ऑफेंस से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई धक्के नहीं खिलवाने आपको हमें कोर्ट प्रोसीडिंग्स के। Okay, we have decriminalized certain offenses and you happen to have done that offense only, so fine enough. So I hope you get my point. Okay, तो कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है? इसमें आता है फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ सीसीआई। अगर सीसीआई ने कोई ऑर्डर दिया है, जैसे अभी रिसेंटली गूगल को दिया था कुछ महीनों पहले, क्योंकि उन्होंने कुछ एंटी कंपेटिटिव किया था, और अगर वो विद इन टाइम जो उनको दिया गया पेनल्टी भरने का उसमें उससे कंप्लाई नहीं कर पाते, तो उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। एंड डायरेक्शंस ऑफ द, ओके, अगर आप डीजी की डायरेक्शंस को भी कंप्लाई नहीं करते तब भी इट हैज़ बिन डीक्रिमिनलाइज्ड। ओके, और क्या क्या प्रोविजंस हैं इस अमेंडमेंट के? सेटलमेंट एंड कमिटमेंट मैकेनिज्म अंडर द CAA, CCI may initiate proceedings against enterprises on grounds of entering into anti-competitive agreements. CAA permits CCI.
ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पहली बात तो जो CCI है उसके पास पावर दी गई है कि अगर आपको लगता है एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन एंटी कंपेटिटिव है, तो आप बेशक, आपकी मर्जी है, एंटरप्राइजेस के खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कीजिए, आप चाहें तो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उन प्रोसीडिंग्स को क्लोज किया जाए, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और आप क्लोज कब कर सकते हैं? जब आपको पता चला कि कोई समझौता हो गया है, सेटलमेंट हो गई है, कुछ कमिटमेंट हो गई है, या फिर जिस कंपनी पे एलिगेशंस लगी हैं उसी ने कह दिया कि मैं अब खुद को ऐसे चेंज कर लूंगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। जो कमिटमेंट है वो स्ट्रक्चरल भी हो सकती है, मे बी वो अपनी कंपनी को ही स्ट्रक्चरली चेंज कर ले, या फिर वो बिहेवियरली, यानी कि आगे से वो चीज नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपन ऑफर और परचेजेस ऑफ शेयर्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट है वो परमिट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ओपन ऑफर को। अभी हम देखेंगे ओपन ऑफर का मतलब क्या होता है, और एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज थ्रू ट्रांजैक्शंस ऑन अ रेगुलेट। ओके, अब देखिए क्या है, CCI के अप्रूवल से पहले, फॉर एग्जाम्पल एक एक्विजिशन हुआ है लेकिन अभी CCI ने उसे अप्रूव नहीं किया है, तो क्या आप उस जो एक्विजिशन हुआ है वो होगा कैसे? बेसिकली आपने कुछ शेयर्स खरीदे होंगे ना सामने वाले के, ठीक है, तो आपको अलाउ है कि आप शेयर्स एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन शेयर्स की उस पर्टिकुलर कंपनी में उस स्टेक होल्डर की, बेसिकली वो स्टेक की ओनरशिप आपको अभी नहीं मिलेगी। ओनरशिप तब मिलेगी, या बेनिफिशियरी राइट्स या वोटिंग राइट्स सामने वाली कंपनी में, या डिविडेंड्स, वो आपको तब मिलेंगे जब CCI आपके एक्विजिशन को अप्रूव कर देगी। ओके, आई होप यू गेट माई पॉइंट। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो DG हैं, वो अपॉइंट किए जाएंगे CCI द्वारा विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या होता था, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सोल डिस्क्रिशन थी अपॉइंट करने की DG को, ठीक है। अभी CCI के पास चली गई है, पर ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, तो आप इसे कह सकते हैं कॉस्मेटिक अमेंडमेंट हुई है, इसमें बहुत खास कुछ ट्रांसपेरेंसी आई नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कंसर्न्स पढ़ लेते हैं, फिर हम अमेंडमेंट्स की सिग्निफिकेंस देखेंगे। कंसर्न्स क्या है? देखिए वही जो एम्बिग्यूटी, जो कन्फ्यूजन, हमें क्या पता मटेरियल इन्फ्लुएंस क्या होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, किस बेसिस, किस आधार पे इस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे रीच किया गया 2000 करोड़, क्या सैंपल बेस था, इन चीज़ों के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। ओके, और क्या कंसर्न्स हैं? इंक्रीज्ड बर्डन ऑन पार्टीज टू अंडरटेक अ डिटेल्ड एंगेजमेंट विद CCI। अब हर चीज़ CCI को बताना है, ठीक है। अब क्योंकि थ्रेशोल्ड को लोअर कर दिया गया है, आई होप यू गेट माय पॉइंट, तो CCI के साथ एंगेजमेंट पार्टीज की, एंटरप्राइजेस की ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, वही एडिशनल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी नोटिफाई करनी होगी बिकॉज ऑफ द लो थ्रेशोल्ड। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। स्पीडी अप्रूवल्स, क्योंकि 210 से 150 दिन हो गया है अप्रूवल का समय। फेयर कॉम्पिटिशन, ओके, तो बहुत सारी, क्योंकि अब ट्रांजैक्शन CCI के कंट्रोल में आ गई हैं, तो थ्रेशोल्ड लोअर होने की वजह से, सो इट्स गुड। पेनल्टी हाई हो गई है क्योंकि ग्लोबल मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज के लिए, तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो उनका जो टर्नओवर का परसेंटेज है वो भी ज़्यादा बड़ा होगा, तो पेनल्टी जब बड़ी होगी तो आपके दिमाग में डेटरेंस रहेगी, नहीं हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है, इतना बड़ा भुगतान भरना पड़ जाएगा वरना। इंक्रीज इन जूरिसडिक्शन, ओके, वही सारी चीज़ें लिखी है कि स्कोप बढ़ गया, एक्सपैंड हो गया, फास्टर रेजोल्यूशन हो गया, ओके, एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग्स का सेटलमेंट हो गई तो क्लोज की जा सकती हैं प्रोसीडिंग्स, ये सब कुछ हमने देख लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लिबोर। आई होप आप अपने स्टैटिक में इसे पढ़ते हैं लिबोर के बारे में, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे जो भी स्टैटिक से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए वो देखेंगे। ऑल्दो यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू मस्ट नो अबाउट इट। ओके, तो RBI ने, लेकिन उससे पहले आप न्यूज़ देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा बाय द टाइम वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, तो RBI ने क्या कहा है? RBI ने एक एडवाइजरी इशू की है सारे बैंक्स को और RBI रेगुलेटेड एंटिटीज को। क्या कहते हुए? इस एडवाइजरी में ये लिखा है कि देखिए आप
जो हर स्टेप लेने की जरूरत पड़े वो लीजिए, जिससे कि हम कंप्लीट ट्रांजिशन कर सकें अवे फ्रॉम लिबोर फ्रॉम जुलाई 1 से बेसिकली जून 30 तक हमें कंप्लीटली अबैंडन कर देना है हमारे बैंक्स को, लिबोर मैकेनिज्म को या लिबोर को, ठीक है। और क्या न्यूज में लिखा है, लिबोर और मिफोर जो है, मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, इन दोनों को फेज आउट किया जाएगा बाय जून 30, जैसे कि मैंने आपको कहा। ओके, आप जानते हैं अगर ये जो लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है, तो जो मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट है, ये इट इज ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन ये हमारा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क है। ओके, डोंट वरी, यू विल गेट एवरीथिंग, वेट फॉर सम टाइम। ओके, तो जो मिफोर है इसे पब्लिश किया जाता है फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, FBIL, इंपॉर्टेंट बॉडी, यू मस्ट नो अबाउट इट। ओके, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन एडवाइज्ड कि आप इंश्योर कीजिए कि कोई भी जो नई ट्रांजैक्शन हो जो आप करें, उसमें कहीं भी या कस्टमर्स के साथ करें, उसमें US डॉलर, लिबोर या मिफोर का कोई यूजेज ना किया जाए, प्राइसिंग जो है वो इन पे आधारित ना हो। ओके, अब देखिए, आप सुनिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, डजंट मेक सेंस कि हम ये सारा जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें, लेकिन हमें यही ना पता हो कि लिबोर क्या होता है और लिबोर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पहली बात तो देखिए, लिबोर यहाँ पे लिखा है कि क्या है, लिबोर एक ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है at which major global banks lend to one another। देखिए, आप जानते हैं, आप अपने स्टैटिक में पढ़ते हैं कि जो बैंक है वो आपको कैसे पैसे देते हैं, है ना। बैंक आपको अगर लोन दे रहा है तो बैंक के पास लोन कहाँ से आता है, वो पैसा लेके तो पैदा नहीं हुए, बैंक को भगवान ने दिए थे, और फिर इसीलिए जो पूरी दुनिया के बैंक्स हैं उनके पास पैसा है जो आपको वो देते रहते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर आप रेपो रेट के बारे में पढ़ते हैं, रेपो रेट वो रेट है जिसपे बेसिकली RBI से हमारे बैंक्स लोन लेते हैं। बेसिकली बैंक्स RBI से लोन लेते हैं ताकि आपको लोन दे सके, लेकिन हर बार बेसिकली आप RBI के पास नहीं जा सकते, कभी कभी बहुत अर्जेंटली आपको जरूरत पड़ती है, राइट, या फिर क्योंकि जो बाकी बैंक्स है, अगर आप एक बैंक है तो बाकी बैंक्स आपके मित्र हैं, दे आर योर फ्रेंड्स, राइट। सो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो आपको पता है कि अगर मैं आज उससे लोन ले रहा हूँ तो कल को उसको लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है मेरे से, शॉर्ट टर्म, आज के लिए फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो इसीलिए आपस में सारे बैंक्स एक दूसरे की मदद कर देते हैं, एक दूसरे को लोन दे देते हैं, और इनफैक्ट बहुत कम रेट पे देते हैं, क्योंकि इसमें हर बैंक का फायदा है, क्योंकि उसे पता है कि जितना कम रेट पे आज मैं दे रहा हूँ, कल को सामने वाला बैंक भी मुझे कम रेट पे देगा, ठीक है। तो जब आपको लोन दिया जाता है एक बैंक द्वारा किसी और बैंक से लोन लेके, तो जिस इंटरेस्ट पे एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है उसे हम लिबोर कहते हैं। ये एक बेंचमार्क, एक एवरेज इंटरेस्ट रेट है, ये आप अपने दिमाग में रखिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आपको पता होना चाहिए जो फेडरल रिजर्व है या जो यूके के रेगुलेटर्स हैं खुद, ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो लिबोर है उसको फेज आउट कर दिया जाएगा जून 30, 2023 तक, जो इंडिया का भी कहना है। ओके, और इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा, इन सारी अथॉरिटीज का कहना है, बाय द SOFR, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए, ये फेज आउट के बारे में 2017 से ही बातचीत चल रही है, और इसीलिए जो 1 वीक वाला इंटरेस्ट रेट है एवरेज, मतलब लिबोर 1 वीक और लिबोर 2 मंथ, ये पब्लिश ही नहीं हो रहे हैं 2021 से, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है 7 टेनोर्स, तो इससे इसका रिश्ता है, अभी हम देखेंगे कैसे। अब आप सुनिए, लिबोर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक एवरेज इंटरेस्ट रेट है जिसपे जो बैंक्स है वो एक दूसरे से पैसा बोरो करते हैं, और यहाँ पे जैसा कि लिखा है, ठीक है, कैलकुलेटेड फॉर 5 करेंसीज, तो एग्जैक्टली यही है, इट इज बेस्ड ऑन 5 करेंसीज, ठीक है, जिसमें US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और स्विस फ्रैंक आता है। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और 7 टेनर्स में, यानी कि 7 डिफरेंट मेजोरिटीज में लिबोर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक है ओवरनाइट, यानी कि एक रात वाला, बिल्कुल अर्जेंट,
ठीक है, दूसरा है 1 वीक, तीसरा 1 मंथ, चौथा 2 मंथ, पांचवा 3 मंथ, छठा 6 मंथ और सातवां 12 महीना, यानी कि 1 साल वाला लिबोर। ठीक है, अब करंटली जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 को तो ऑलरेडी फेज आउट कर दिया गया है 2021 से। बस मैं आपको बता रही हूँ कि सबको कुछ ना कुछ डेफिनेटली दिक्कतें हैं, जिस वजह से पूरे संसार में ही ये ट्रांजिशन चल रही है। इंडिया इज ओनली वन सच कंट्री हु इज डूइंग दिस। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ स्कैंडल्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, व्हाट इज द नीड फॉर ग्लोबल ट्रांजिशन फ्रॉम लिबोर। हम देखेंगे क्यों, और बहुत लॉजिकल तरह से। जितना आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना, उतना कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जार्गन्स लिखे हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे। इसलिए बस जो मैं कह रही हूँ वो सुनिए। ओके, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 डिफरेंट करेंसीज की कॉम्बिनेशन के बेसिस पे लिबोर डिटरमाइन होता है, 7 डिफरेंट मैच्योरिटीज पे। तो अगर आप 5 into 7 करेंगे तो कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं? 35 डिफरेंट लिबोर रेट्स, ठीक है, जो कैलकुलेट किए जाते हैं और हर दिन रिपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। हम यूजुअली US डॉलर लिबोर रेट देखते हैं, सबसे कॉमन यही है। ओके, तो बेसिकली हर दिन कैसे रिपोर्ट किया जाएगा? क्योंकि हर दिन एक ऑर्गेनाइजेशन जाती है मेजर ग्लोबल बैंक्स के पास, कुछ गिने चुने, और उनसे पूछती है कि देखिए, अगर आप अपने सहपाठी जो सहभागी बैंक है, उसको अगर आपको लोन देना है तो कितना चार्ज करोगे आप? ठीक है, वो बताते हैं इतना। ठीक है, तो सबसे पहली दिक्कत तो आपको यहीं पता चल गई होगी कि जब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ डिफरेंट गिने चुने बैंक्स के पास जा रहा है, उनसे पूछ रहा है कि आप एक दूसरे बैंक को किस रेट पे लेंड करेंगे, तो वो झूठ भी कह सकता है। क्या पता वो उस पर ना उसकी इच्छा हो, या किसी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से वो कम या ज्यादा रेट बता दे। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ है। आई होप यू गेट माई पॉइंट, अभी और आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो फिर ये जो बॉडी है जो गई है डिफरेंट बैंक्स के पास, तो ऑफ कोर्स हर एक बैंक ने जिससे जाके इन्होंने सवाल पूछे, सबने तो एक जवाब नहीं दिया होगा, है ना। तो एक हाईएस्ट फिगर निकल रही होगी और एक लोएस्ट फिगर निकल रही होगी। आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा। फिर हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी सारे रिमेनिंग नंबर्स के साथ जोड़ के जैसे भी हम एवरेज निकाल लेते हैं, जिसे हम ट्रिम्ड एवरेज कहते हैं। तो ये जो लिबोर है बेसिकली, ये जो हमने हाईएस्ट लोएस्ट और ये सब कुछ एवरेज निकाला, तो हर मॉर्निंग में हम इसे बेसिकली स्टेट करते हैं, वो जो बॉडी है वो पब्लिश करती है। तो यानी कि एक स्टैटिक फिगर नहीं है। अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा है दैट लिबोर इज अ स्टैटिक फिगर, इट इज नॉट, इट इज अ डायनामिक फिगर, बिकॉज एवरी डे इट इज हैपनिंग। ओके, there can be a change in the rate every single day। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने लिबोर समझ लिया। अब पहली दिक्कत तो जो लिबोर में है वो आपको समझ ही आ गई। तो अब आप समझिए कि यहाँ पे जो नीड लिखी है, जैसे ये लिखे रिलायंस ऑन बैंक्स, है ना, कि हेविली अगर आप बैंक्स पे रिलाई करेंगे तो आप कुछ ज्यादा ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं कि सारे बैंक्स ऑनेस्ट होंगे, है ना, रिपोर्ट करते हुए। उनके भी तो कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? ठीक है, तो अब हम स्कैंडल के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो उसी से कवर होंगे। ओके, अब देखिए, जो लिबोर है वो है तो एक बहुत ही लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल बेंचमार्क स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट्स के लिए, लेकिन एक बहुत बंच ऑफ कंट्रोवर्सीज एग्जिस्ट करती हैं लिबोर से रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था 2008 में या 2012 में, अब हमें वो समझना है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो देखिए, जब एक बॉडी मेरे से पूछने आई, मैं एक ग्लोबल बैंक हूँ, एक मेजर बैंक हूँ, जिससे ये सवाल पूछा जाता है कि आप एक दूसरे बैंक को किस रेट पे ले। देखिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो लिबोर है वो ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, जिसपे कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को लोन मिलता है, उससे भी लिंक्ड है। कैसे? क्योंकि आप खुद सोचिए, जिस रेट पे अगर मैं किसी दूसरे बैंक से लोन ले रही हूँ, तो उससे कम पे तो मैं आपको लोन आगे नहीं दे सकती ना। तो जिस रेट पे आपको लोन मिला है, तो वो डिपेंड करता है जिस रेट पे मैंने खुद ने लोन लिया हुआ है। तो अगर मुझे सस्ते रेट पे मिलेगा तो आपको भी सस्ता मिलेगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, तो ये बात अपने ध्यान में रखिए आप बस। तो इसीलिए क्या हुआ, 2008 के समय पे जो ये मेजर बैंक्स थे, इन्होंने क्या किया, लिबोर रेट्स को मैनिपुलेट किया। इन्होंने झूठ बोला बेसिकली। इन्होंने, इनके कुछ ट्रेडर्स जो थे जिनके साथ लिबोर रेट लिंक्ड था, ठीक है, तो इनके जो बेसिकली जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कम आप लिबोर रेट्स बताइएगा प्रेफर्ड लेवल्स पे, क्योंकि इससे हम बूम कर पाएंगे, हमारा बिजनेस बढ़ पाएगा एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, हमें सस्ते रेट पे मिलेगा, तो आप
सस्ता बताइएगा कि हम सामने वाले बैंक को इतने कम रेट पे लोन देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हुआ। तो एक माल प्रैक्टिस थी ताकि जो ट्रेडर्स हैं उनके प्रॉफिट को बम्प अप किया जा सके, ओके, क्योंकि वो जो ट्रेडर्स थे वो लिबोर बेस्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को होल्ड कर रहे थे। तो बेसिकली फिर क्या हुआ, 2008 में ये जो मेजर ग्लोबल बैंक्स थे, जो बेसिकली पैनल मेंबर्स भी थे लिबोर डिटर्मिनेशन प्रोसेस के, उन पे स्क्रूटनी की गई। और वॉल स्ट्रीट जर्नल में फिर हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आई जिससे हमें पता चला कि इन्होंने मैन्युपुलेट किया था ट्रेडर्स की रिक्वेस्ट पे लिबोर रेट को, ठीक है। फिर बहुत सारे जो बैंक्स थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स थे, जैसे बार्क्लेज, आईसैप, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, यूबीएस, इन सब पे हैवी फाइन्स लगे, ठीक है। और बहुत सारे इनफैक्ट इन बैंक्स के एम्प्लॉयज पे भी, क्योंकि वो भी स्मॉल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे। तो ये बेसिकली हुआ, और ऑफ कोर्स आगे भी हो सकता है, तो वो चीज यहाँ पे लिखी है। और ट्रांजिशन करने से क्या बेनिफिट्स होंगे इंडिया के लिए, हम वो भी देख लेते हैं। रिडक्शन इन फाइनेंसिंग कॉस्ट, ऑफ कोर्स देखिए, पोटेंशियल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इन सेवरल वेज एज द कैलकुलेशन ऑफ रेफरेंस रेट्स गोइंग फॉरवर्ड विल बी मोर रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, ओके। रिड्यूस्ड बोरिंग कॉस्ट, भाई ये चीज देखिए, आप जानते हैं कि लिबोर प्रीमियम नहीं लिया जाएगा ना कम रेट पे। ट्रांसपेरेंट वे में अगर कुछ भी होगा तो मैन्युपुलेशन के रिस्क चले जाएंगे, कंपटीशन ज़्यादा होगा, जो बंच ऑफ और हमारे पास अब ऑल्टरनेटिव रेट्स हैं उनमें कंपटीशन किया जाएगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट। ये सब कुछ घुमा फिरा के लिखा हुआ है, ओके। इंडियाज ट्रांजिशन सिनेरियो, हम लिबोर के प्रति कितना एक्सपोज्ड हैं, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, लिबोर पे बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं लिबोर से रिलेटेड। लोन कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे, है ना, लोन किस बेसिस पे मिलेगा, ओके। और फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स, डिपॉजिट्स विद फ्लोटिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डेरिवेटिव्स, ये कुछ यहाँ पे जो सिक्योरिटीज और लोन्स यहाँ लिखे हैं वो लिबोर लिंक्ड हैं, ठीक है। बहुत सारे इंडिया में ऐसे लिबोर लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स क्या क्या है फिर इंडिया के पास, हमारे पास ये भी, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो आरबीआई ने एस्टैब्लिश किया है एक सिस्टम को, अ सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स, ARRs, जो बेसिकली बैंक्स को अलाउ करता है कि आप चूज कर सकते हैं रेट्स, ऑल्टरनेटिव रेट्स, अ बास्केट ऑफ करेंसीज में से, rather than ब्रिटिश पाउंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ओके। अब आरबीआई ने इसमें बहुत रिसेंटली, आप जानते हैं 2022 की बात है एक्चुअली, आरबीआई ने ऐड किया है MIFOR। MIFOR क्या है, मॉडिफाइड मिफोर, ओके। इस लिस्ट में सिग्निफिकेंट बेंचमार्क्स की लिस्ट में, जिसे एडमिनिस्टर किया जाएगा FBIL द्वारा, ओके। और जो MIFOR है इट वुड बी बेस्ड ऑन एडजस्टेड SOFR, जी हाँ, एग्जैक्टली वही रेट जो अभी हमने डिस्कस किया, जो लिबोर को छोड़कर जो यूके और फेडरल रिजर्व की अथॉरिटीज हैं जिस पे ट्रांजिशन कर रही हैं, ओके। अब क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास लिबोर के, अभी हम ये इससे पहले फॉल बैक क्लॉज देखें, हम ये समझ लेते हैं। यूएस का सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट SOFR, ओके। यूरोप का यूरोपियन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ओके। और जापान का टिबोर, टोक्यो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। इंटरबैंक समझ रहे होंगे, इंटरबैंक यानी कि एक बैंक और दूसरे बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, किस रेट पे हो रही है, वो लिबोर होता था। चाइना का शंघाई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट शिबोर, और हमारा मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। अब हम आते हैं फॉल बैक क्लॉज पे। अब देखिए आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने अब देखिए बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, है ना, जो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं और जो लिबोर लिंक्ड है, ओके, या मिफोर लिंक्ड है। अब उसका क्या करें, तो उसमें एक फॉल बैक क्लॉज होना बहुत जरूरी है, यानी कि कल को इसे फेज आउट कर दिया जाता है तो किस रेट पे इसको लिंक करें फिर हम, तो उस रेट जो ऑल्टरनेटिव रेट होगा उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, या फिर कोई मैकेनिज्म तब हम डिराइव करेंगे। उस बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा अगर कल को ये फेज आउट हो गया, ठीक है, लिबोर, तो ये मैकेनिज्म है जिससे हम रीच आउट करेंगे एक ऑल्टरनेटिव रेट पे और फिर वो बेसिकली लिंक कर दिया जाएगा इस लोन कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये फॉल बैक क्लॉज है जो आरबीआई ऑलरेडी बहुत समय से पुश कर रहा था,
हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ओके, लेकिन आप जानते हैं बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे इस ट्रांजिशन में। ओके, आइडेंटिफाई करना पहले तो, और अडॉप्ट करना सूटेबल ऑल्टरनेटिव रेट्स को जो लिबोर को रिप्लेस कर सके। अब जो डिफरेंट जूरिसडिक्शंस हैं, डिफरेंट मार्केट्स हैं, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रेट को चूज़ किया है, जैसे SOFR यूएस ने, जापान ने टिबोर को, हम अगर अपने लिए सोचे, वैसे तो अभी हमने कुछ नहीं ऐसा सोचा, पर M4 को। अब फॉल बैक क्लॉज अगर हम ले भी आएंगे, लेकिन मैकेनिज्म क्या होगा, राइट? तो ये भी तो अभी थोड़ा डाइसी है इस चीज़ को लेके भी हम लोग। अपडेटिंग दीज प्रोविजंस कैन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें लीगल, ऑपरेशनल और डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन ट्रांजिशन, देखिए लिबोर बहुत समय से चलता आ रहा है और एक फैंटास्टिक मैकेनिज्म की तरह इसने आज तक काम भी किया है, टू बी फेयर। ओके, क्योंकि इससे कम रेट पे बेसिकली लोन्स को नहीं लेंड किया जा सकता था। काफ़ी अच्छी तरह से काम किया है इस मैकेनिज्म ने या फिर इस रेट ने। लेकिन अब हम इतने लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म को रिप्लेस करेंगे तो उसके लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी अपग्रेड चाहिए होगा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस को डिसरप्ट कर सकती है। लिक्विडिटी चैलेंज भी होगा। ओके, अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पे। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, liberalized remittance scheme. Okay, let me just check one thing. अब ये भी आप अपने स्टैटिक में पढ़ते हैं, ठीक है? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का मतलब, देखिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ, असली लिबरलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया बाहर वाली कंट्रीज में जितने भी NRIs रहते हैं उनसे रेमिटेंस मंगवाती रहे लिबरली, कितना भी आए। असली लिबरलाइजेशन ये है कि इंडिया इंडियंस को भी अलाउ करे कि वो बाहर पैसा रेमिट कर सकती है, अगर उनका कोई रिश्तेदार बाहर रहता है या कोई बच्चा बाहर पढ़ने के लिए गया है, ठीक है? तो असली लिबरलाइजेशन का तो 2 वे लिबरलाइजेशन होता है। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझनी है। हम कितना बाहर रेमिट कर सकते हैं वो आता है LRS के अंडर, ठीक है? एक कैप है, एक थ्रेशोल्ड है, जिसके अंदर अंदर ही हम बेसिकली रेमिट कर सकते हैं अपना पैसा या स्पेंड कर सकते हैं बाहर घूमने जाएं तो। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द न्यूज? अंडर द RBI's लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS, फिनेंस मिनिस्ट्री ने इंक्लूड किया है ओवरसीज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, ठीक है? क्रेडिट कार्ड इज लाइक अ लोन, ठीक है? अगर कोई इंडियन रेजिडेंट बाहर जाता है तो वो क्रेडिट कार्ड को भी यूज कर सकता है। ओके, और वो भी ऑफ कोर्स 2,50,000 की लिमिट में ही आएगा, या $250,000 की लिमिट में ही, ठीक है? तो उसे इंक्लूड किया जाएगा। वो खर्चा भी है वो इसके भीतर भीतर ही करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड वाला भी, ठीक है? अब हम देख लेते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में। करंट स्टेटस क्या है? अभी तक तो a provision in the foreign exchange management, current account transactions FEM, CAT rules 2000 excluded resident Indians overseas, अभी तक included नहीं था, ठीक है? जो क्रेडिट कार्ड्स आप यूज करते थे फॉरेन ट्रैवल के दौरान वो इस कैप में नहीं आते थे, लेकिन अब आएंगे, ठीक है? लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने डेबिट कार्ड, यानी कि जो आपके बैंक में पैसा है उसी में से आप अगर जब भी पेमेंट करते हैं, कार्ड पेमेंट करते हैं, वो तो ऑलरेडी अकाउंट करता था LRS में ही। ओके, अब ये जो रेगुलेशन है, क्योंकि अब ये खर्चे भी क्रेडिट कार्ड वाले इसमें इंक्लूड हो गए, तो डेफिनेटली जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो तो इम्पैक्ट हो जाएंगे, जो खर्चा ही बहुत करते हैं बाहर जाके फॉरेन विजिट्स पे, ठीक है? क्योंकि उनको अब सब कुछ रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है एक और चीज, अगर तो आप, ऐसा नहीं है कि आप $250,000 से ऊपर खर्च ही नहीं कर सकते बाहर गए, तो ऐसा नहीं है, इससे ऊपर खर्च करोगे तो रिपोर्ट करना पड़ेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री की अथॉरिटीज को, बस इतनी सी बात है। तो अब क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड वाली चीज भी, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन भी इसके अंदर आ गई हैं, तो क्योंकि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो बाहर घूमने जाते हैं तो इतने का तो शायद कुछ खरीद ही लें, ठीक है? तो इससे ऊपर कुछ भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर वो आपको अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली रिपोर्ट करने वाली चीज ज्यादा बढ़ जाएगी, रेगुलेशन ज्यादा बढ़ गई है। ओके, बैकग्राउंड ऑफ LRS स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में। ओके,
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? लिबरलाइज द एग्जिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एंड फैसिलिटेट द स्मूथ ट्रांसफर ऑफ फंड्स अब्रॉड बाय इंडियन रेजिडेंट्स। जैसा कि मैंने बताया, असली लिबरलाइजेशन का मतलब यही होता है। एंड आरबीआई, टू बी फेयर, इज वेरी वेरी लिबरल। ओके, इंडिविजुअल्स रिक्वायर द आरबीआई's प्रायर परमिशन टू मेक एनी रेमिटेंस अबव दिस थ्रेशोल्ड। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म्स, एचयूएफ या ट्रस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये स्कीम, इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है। ओके, किसी भी करेंसी में जो फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी है उसमें आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको देखिए ये पता होना चाहिए कि ये जो LRS स्कीम है ये कहाँ कहाँ परमिटेड है और कहाँ कहाँ प्रोहिबिटेड है, यानी किस तरह की ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर सकते इसके अंडर। तो प्रोहिबिटेड रेमिटेंसेस अगर हम देखें तो देखिए, अगर तो किसी तरह की ट्रांजैक्शन को स्पेसिफिकली और एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट किया जा रहा है स्केड्यूल 1 में, या रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है स्केड्यूल 2 में ऑफ द FEM कैट रूल्स, तब तो आप उस तरह की ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड इन फॉरेक्स अब्रॉड, बाहर जाके आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, वो LRS में भी, इन द सेंस LRS में नहीं आती वो। ओके, और अगर आप किसी FATF ने, जैसे पाकिस्तान में अगर, या कोई नॉन कोऑपरेटिव कंट्री है, इस तरह का कोई टेररिज्म में इन्वॉल्व है कोई कंट्री, उसके साथ भी आप इस तरह की कोई कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस नहीं कर सकते उन तरह की कंट्रीज के साथ भी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी है फॉर गिफ्टिंग। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि गिफ्ट तो यहाँ भी लिखा है अलाउड में या परमिसिबल रेमिटेंसेज में, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन समझिए यहाँ पे फॉर गिफ्टिंग टू अनदर रेजिडेंट इन फॉरेन करेंसी। देखिए आप एक रेजिडेंट हैं, राइट, यू आर एन इंडियन रेजिडेंट, और इसीलिए जब आप बाहर जाते हैं या बाहर अपना पैसा भेजते हैं तो एक रेजिडेंट ने बाहर पैसा भेजा है, हम LRS के अंदर, इसलिए आप आते हैं। लेकिन इंडिया का कोई और रेजिडेंट भी हो सकता है और उस रेजिडेंट के लिए उस पर खुद की LRS स्कीम अप्लाई होगी, आप पे आपका थ्रेशोल्ड अलग है, उनका थ्रेशोल्ड अलग है। ठीक है, तो अपने थ्रेशोल्ड में करें। आप उनके लिए भी पेमेंट नहीं कर सकते। एक रेजिडेंट के लिए जो बाहर जा रहा है उनके लिए भी आप उनके कैप से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि ये कह के कि जी हम इनको गिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने कैप में खर्चा करेंगे और उतना ही खर्चा कर सकते हैं LRS के तहत, और आप अपने कैप के अंदर करेंगे। दूसरे का कैप खाली हो गया, इन द सेंस कंप्लीट हो गया, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप उनको कुछ दे देते हैं गिफ्ट का नाम देके, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप किसी बाहर वाले को, कोई आपका बच्चा बाहर गया है पढ़ने के लिए, या भाई बहन कोई भी पेरेंट्स आपके बाहर रहते हैं, तो आप गिफ्ट या डोनेट कर सकते हैं। आप चैरिटेबल ट्रस्ट को भी डोनेट कर सकते हैं, दैट इज परमिसिबल। ओके, अगर आप प्राइवेट विजिट्स पे जाते हैं, वहाँ जाके कुछ खर्चा करते हैं, टूरिस्टी करते हैं वहाँ पे, तो फिर अलाउड है, लेकिन नेपाल और भूटान में अलाउड नहीं है। आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए जाते हैं तब भी अलाउड है। इमिग्रेशन, वहाँ जाके सेटल होना चाहते हैं, खर्चा पानी चाहिए स्टार्टिंग में, अपना कमरा लेना है, अपार्टमेंट लेना है, जो भी आप कर सकते हैं खर्चा। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, ऑफ कोर्स आपके रिश्तेदार बाहर रहते हैं, उनको पैसे चाहिए तो भी आप भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मेडिकल एक्सपेंसेस भी इसी में आता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस सेक्टर पर। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इंश्योरेंस पे कोई क्वेश्चन बिल्कुल इस बार के मेंस में भी आ सकता है या अगले बार के मेंस और प्रीलिम्स में। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस से रिलेटेड आप जानते हैं बहुत सारे सवाल उठे इंश्योरेंस कंपनीज पे भी, LIC पे भी, अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बहुत कुछ चल रहा है IRDA से रिलेटेड। ठीक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, या फिर किसी भी तरह का इंश्योरेंस डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने एक पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। और ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं, जिसमें से एक नया बीमा ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो है। ठीक है, बीमा वाहक, बीमा सुगम, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो गोल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव पे जो हमने खुद को एक गोल दिया है, वो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ा, हम बेसिकली एक UPI मोमेंट चाहते हैं। UPI आज आप देखिए किस लेवल की ट्रांजैक्शंस, किस वॉल्यूम की ट्रांजैक्शंस UPI के माध्यम से हो रही है। ठीक है, एक रेवोल्यूशन आ गया है UPI की वजह से। तो वैसा ही कुछ हम इंश्योरेंस में भी चाहते हैं। ओके, तो आपको इंश्योरेंस पे बहुत अच्छे से खुद को प्रिपेयर करके जाना है। जस्ट लेट मी हैव वाटर, गिव मी 1 मिनट।
ओके, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चीफ ने कहा है कि हम एक प्लान इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट। क्यों? ताकि हम ये जो प्लान है वो जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स के साथ हम बेसिकली इस पे सलाह मशवरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम बीमा ट्रिनिटी लेके आ सकें। बीमा ट्रिनिटी, अब ट्रिनिटी का मतलब ही 3 चीजें हैं, तो बीमा ट्रिनिटी में 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है बीमा सुगम। बीमा सुगम एक प्लेटफॉर्म होगा, एक इंटरफेस होगा, जिसमें सारे इंश्योरर्स यानी कि इंश्योरिंग कंपनीज और इंश्योरेंस बेसिकली जिनको चाहिए बेसिकली, ठीक है, इंश्योरेंस, और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकेगा ताकि आपको चॉइस मिले, वन स्टॉप सोल्यूशन हो कस्टमर्स के पास, ठीक है, कंपटीशन भी एग्जिस्ट करे बीमा सुगम पे, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं, ये पोर्टल होगा बेसिकली, ठीक है। बीमा विस्तार, बीमा विस्तार क्या है? एक बंडल्ड रिस्क कवर। बीमा विस्तार मतलब विस्तार में सारी चीजों को, सारे डायमेंशंस को इंक्लूड करना इंश्योरेंस के, लाइफ हो, हेल्थ हो, प्रॉपर्टी, कैजुअलिटीज, एक्सीडेंट्स, एवरीथिंग, ओके। तो इसमें डिफाइंड बेनिफिट्स होगा, हर तरह के रिस्क के लिए अलग बेनिफिट मिलता है, आप जानते हैं, अलग नेचर होता है बेनिफिट्स का, क्योंकि जब रिस्क का नेचर अलग है तो ऑफकोर्स बेनिफिट्स का नेचर भी अलग होता है, ओके। तो सर्वेयर्स के बिना हर वो रिस्क ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो जाए, हर वो पेमेंट ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो जाए या बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना हो, तो ये बीमा विस्तार, ठीक है। बीमा वाहक, नाउ दिस इज अ वेरी गुड मेजर, ओके, या बीमा कैरियर्स जिसे आप कह सकते हैं। तो एक विमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स होगा। बीमा वाहक कौन होंगी? बीमा वाहक विमेन वॉलंटियर्स होंगी एक्चुअली हर एक ग्राम सभा में, ओके, जो बेसिकली हर हाउस होल्ड की, हर घर की जो विमेन हेड हैं उनसे जाके मिलेंगी, उनको कन्विंस करेंगी कि देखिए अगर आप ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको किस तरह के बेनिफिट्स हैं, ओके। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मेजर, ओके। ड्राफ्ट गाइडलाइंस और बीमा वाहक, ओके, कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाई गई हैं बीमा वाहक के लिए यानी कि इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए जो विमेन होंगी, ओके। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बीमा वाहक गाइडलाइंस की? टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फोकस ऑन एनहांसिंग इंश्योरेंस इंक्लूजन and creating awareness in every gram panchayat. This aims to improve accessibility and availability of insurance in every nook and corner of the country. Guidelines defines 2 types of बीमा वाहक, एक होगा कॉर्पोरेट बीमा वाहक और इंडिविजुअल बीमा वाहक, ठीक है। कॉर्पोरेट बीमा वाहक में आप जानते हैं लीगल एंटिटीज आ जाएंगी जो रजिस्टर्ड है इंडियन लॉज के समक्ष या तहत, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ लिखी है। इंडिविजुअल बीमा वाहक कौन होंगे? अपॉइंटेड बाय एन इंश्योरर और अपॉइंटेड बाय अ कॉर्पोरेट बीमा वाहक, ठीक है। इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। स्कोप ऑफ एक्टिविटीज असाइंड टू बीमा वाहक, कलेक्टिंग प्रपोजल इंफॉर्मेशन, केवाईसी कंप्लायंस, कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट इन पॉलिसी, क्लेम्स, वो नहीं हुए तो ग्रीवेंस, ये सब कुछ सुनना, बताना, बेनिफिट्स क्या हैं उनसे पूछना, आप किस तरह की फैमिली है, इन तरह के पैकेजेस आप ले सकते हैं, ठीक है। और क्या मेजर्स प्रपोज किए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही तो स्टेप्स आप लिखेंगे ना जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए लिए जा रहे हैं। तो और क्या प्रपोज किया गया है? इस अथॉरिटी का कहना है कि स्टेट लेवल कमिटीज और वैल्यू एडेड सर्विसेज को भी हम लेकर आएंगे। तो फॉर्मेशन होगी स्टेट लेवल इंश्योरेंस कमिटीज की। ये क्या करेंगी? कोलैबोरेट करेंगी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ ये कमिटीज, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान्स बनाए जा सकें। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, अपनी डाइवर्स डिमांड है, ठीक है। तो हर एक रीजन को अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फिर इंश्योरेंस बांटने के बारे में सोचेंगे, केटरिंग टू द डिमांड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, इट वुड डेफिनेटली वर्क वंडर्स, ओके। तो वही चीज यहाँ की जा रही है। न्यू वैल्यू एडेड सर्विसेज, प्रपोजिंग अमेंडमेंट्स टू इंश्योरेंस लॉज में अमेंडमेंट लाई जाएंगी जो इंश्योरर्स को एनेबल करेगा टू ऑफर वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे जिम मेंबरशिप, योगा मेंबरशिप, नर्सिंग सर्विसेज। देखिए आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा, ये भी बेनिफिट मिलेगा, आप ये लेंगे तो क्रोमा में आपको मेंबरशिप मिल जाएगी या गोल्ड जिम में मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें, ओके। इंटेंडेड बेनिफिट्स क्या होगा इस बीमा ट्रिनिटी का या इंश्योरेंस ट्रिनिटी का? ओके, स्ट्रीमलाइनिंग क्लेम सेटलमेंट्स बाय द प्रोसेस,
boast in insurance coverage, bridging the existing protection gaps, affordable bundled product that provides comprehensive, of course देखिए एक ही bundle product में आपको health insurance, life insurance, property, accident coverage सब मिल जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि इंश्योरेंस कवरेज बढ़ेगा, हर नुक एंड कॉर्नर पे पहुंचाया जा रहा है इसको, क्लेम सेटलमेंट्स को स्ट्रीमलाइन कर दिया जा रहा है एक पोर्टल लाके, बीमा सुगम, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएशन इन द इंडस्ट्री एंड केटरिंग टू वेरियस जोग्राफीज, जैसा कि मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान्स बनाए जाएंगे कमिटीज़ के और स्टेट गवर्नमेंट्स के कॉपरेशन से। करंट स्टेटस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया, अगर देखिए अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं मेंस में तो ऑफ कोर्स आपको ये स्टैटिस्टिक्स तो लिखने ही पड़ेंगे अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अभी कहाँ हैं हम, तो हम देख लेते हैं टोटल प्रीमियम। देखिए प्रीमियम कितना भरा जा रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ प्रीमियम भरा जा रहा है, यही हमारे पास एक पैरामीटर है अंदाजा लगाने का कि कितना इंश्योरेंस कवरेज है, ठीक है, कंट्री में। तो वही चीज यहाँ लिखी है इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रीमियम वॉल्यूम्स, इट इज 10th लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली। इंडिया जो है 10th लार्जेस्ट मार्केट है ग्लोबली विद एन एस्टिमेटेड मार्केट शेयर ऑफ 1.9%। इंडिया इज पोइज्ड टू इमर्ज एज वन ऑफ द फास्टेस्ट, अभी पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखें तो 1.9% है, ओके। इंश्योरेंस डेंसिटी और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, अब देखिए इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। रेशो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम्स टू होल पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन कंट्री इन अ गिवन ईयर। देखिए इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब है कितना टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा जा रहा है जिन्होंने इंश्योरेंस पैकेज लिया है उनके द्वारा, डिवाइडेड बाय होल पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन कंट्री इन अ गिवन ईयर, ये होता है इंश्योरेंस डेंसिटी, ठीक है। पॉपुलेशन से जब आपने डिवाइड कर दिया आपको ऑफ कोर्स पता चल गया कि कितने लोग प्रीमियम भर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब ही है, जब पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो पर बंदा भी पता चल गया, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस डेंसिटी पता लगाने का तरीका है। और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब है रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम्स टू जीडीपी इन अ गिवन ईयर। इंश्योरेंस प्रीमियम डिवाइडेड बाय जीडीपी इज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ओके। इंश्योरेंस डेंसिटी अभी कितनी है इंडिया में, इट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम $11.1 in 2001 टू $91 in 2021, ठीक है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें, इट हैज़ बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग, अगर आपके प्रीलिम्स में ये शब्द लिखा हो स्टेडीली इंक्रीजिंग, दैट्स ट्रू, ओके। ग्रोथ ड्राइवर्स, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अभी तो 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट है वर्ल्ड की, लेकिन हम 6th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बन जाएंगे 2032 तक। ऐसा क्यों, अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारे डेमोग्राफिक्स फेवरेबल हैं। आप जानते हैं हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो इंडिया की 55% पॉपुलेशन है वो 20 to 59 एज ग्रुप में बिलोंग करती है, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वर्किंग पॉपुलेशन है तो वो अपने हर एक इनकम के सोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आगे की सेविंग्स या इंश्योरेंस या सिक्योरिटी में, ठीक है। एंड इज एस्टिमेटेड टू रीच 56% डेमोग्राफिक डिविडेंड बाय 2025। These point towards a young इंश्योरेबल पॉपुलेशन इन इंडिया। प्रीमियम कौन भर सकता है, जिसके पास एक रनिंग इनकम है हर महीने की, तो ये इंश्योरेबल पॉपुलेशन ही तो हुई, राइट, ओके। सो फेवरेबल डेमोग्राफिक्स और वाइड मिडिल क्लास एक्सपेंशन। देखिए इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा जो नीड होती है वो मिडिल क्लास पॉपुलेशन को होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खोने का कुछ भी थोड़ा बहुत जो उनके पास है डर मिडिल क्लास को होता है। आप जानते हैं बहुत बड़े जो लोग हैं हाई नेटवर्थ उनको इतना डर नहीं, क्योंकि उनके पास है इतना। और जो अगर हम थोड़े लोअर ब्रैकेट में देखें तो वो तो डेली बेसिस पे अपना कमा रहे हैं खा रहे हैं, तो उनको वैसे भी, लेकिन ऑल्दो आई थिंक और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ग्राम पंचायत तक अब इसे पहुँचाया जा रहा है, तो इट इज़ गुड। सबको लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस सबके पास होनी चाहिए, लेकिन मिडिल क्लास जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ती जाएगी। बाय 2030 इंडिया विल एड 140 million मिडिल क्लास इनकम एंड 21 million हाई इनकम हाउसहोल्ड्स विच विल ड्राइव द डिमांड एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर। अब हम आते हैं डिजिटल बिहेवियर पैटर्न्स। आप जानते हैं कि किस तरह के
हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है डिजिटल टूल्स की, हम और कंफर्टेबल हैं वर्चुअल टूल्स के साथ, ठीक है। स्पेशली जब पैंडेमिक आया उसके बाद तो और ज़्यादा। अब देखिए जो कोविड आया ना, तो कोविड ने दो चीज़ें कर दी इंश्योरेंस सेक्टर में। पहली बात तो हम वर्चुअल रिन्यूअल होता है जो प्रीमियम का, तो हम और ज़्यादा डिजिटल प्रो हो गए, है ना। तो पहली बात तो ये। दूसरा, कोविड आने के बाद हमें पता चला कि इंश्योरेंस की तो बहुत ज़रूरत है, राइट। तो तब हमें और जब लोग इतने बीमार पड़ रहे थे, इतना कुछ था, तो हमें अवेयरनेस मिली इंश्योरेंस के बारे में, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि इंश्योरेंस सेक्टर इज पॉइज्ड टू ग्रो। ओके, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर्स में कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि अभी तक तो देखिए जो पॉलिसी टर्म्स है वो इनफ्लेक्सिबल ही हैं, थोड़े से इंटिमिडेटिंग भी होते हैं पॉलिसी टर्म्स। ओके, अगर हम अपनी पेनिट्रेशन लेवल को डबल करना चाहते हैं अगले 5 साल में, जो हम चाहते हैं ऑफ कोर्स, तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए 50,000 करोड़ तक का पर ईयर। ओके, कंज्यूमर अवेयरनेस अभी भी इतनी नहीं है जो बीमा वाहक करेंगी। रूरल पार्टिसिपेशन बहुत कम है, सिग्निफिकेंट गैप्स हैं इंश्योरेंस कवरेज में, आप जानते हैं। ओके, अभी तक डेंसिटी पेनिट्रेशन इतनी नहीं है, एम्बिगिटी इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स लीडिंग टू ह्यूज पेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर केसेस इन द सेक्टर। ओके, और क्या लिखा है यहाँ पे? ओके, और क्या है जो इंश्योरेंस सेक्टर में हम ग्रो करेंगे, हमें पता है, क्योंकि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ही इतने लिए जा रहे हैं बीमा रिलेटेड। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, 230+ मिलियन बेनिफिशरीज जो हैं उनको आयुष्मान कार्ड्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं। और आप जानते हैं फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा, है ना। तो ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, सरकार अपनी तरफ से जो पॉसिबल है वो कर रही है। ओके, let me check something. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए कोई भी सेक्टर कंप्लीटली तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन ना हो। इसीलिए सरकार ने FDI जो लेवल है इंश्योरेंस सेक्टर में, उसे 49% से 74% कर दिया है अलाउ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम UPI लाइक मोमेंट चाहते हैं, और इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, जब हम 100 साल सेलिब्रेट करें अपने आज़ादी का। इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, ओके। अब देखिए ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये श्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली एक 3-वे कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं आपको अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं, फॉर एग्जांपल आप और एक सामने वाला कोई कंपनी का बिजनेसमैन है। फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेसमैन है, सामने वाला एक बिजनेसमैन है, और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो जिसने बेसिकली पैसा देना है आपको, वो डिफॉल्ट ना कर जाए, है ना। तो वो आप उस डिफॉल्ट को इंश्योर करना चाहते हैं, उसकी इंश्योरेंस चाहते हैं। अगर बाई चांस उसने डिफॉल्ट कर दिया तो कोई और हमें उसकी भरपाई करे, ठीक है। तो बेसिकली जिसने आपको पैसा रिटर्न करना है वो क्या करेगा, वो एक इंश्योरेंस एजेंट को कहेगा मेरे बिहाफ पर आप बेसिकली इनको इंश्योरेंस दे दीजिए कि अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ तो यू विल सॉर्ट ऑफ पे बैक टू देम। तो वो थर्ड जो पार्टी होती है वो भी यहाँ जाती है, वो एक इंश्योरेंस कंपनी होती है बेसिकली। तो ये 3-वे चीज़ जो है उसे हम श्योरिटी बॉन्ड कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स में एग्जिस्ट करती है। ओके, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिलैक्स कर दिए हैं श्योरिटी बॉन्ड्स के भी जो नॉर्म्स हैं, ओके, ताकि जितना ईज होगा इस सेक्टर में उतना अच्छा है, उसकी अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी श्योरिटी इंश्योरेंस मार्केट में भी। ओके, तो वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं ताकि रिस्क मिटिगेशन हो सके एंड ऑल ऑफ दैट। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रूरलाइजेशन इन इंडिया। अब देखिए रूरलाइजेशन इन इंडिया का मतलब क्या है। अगर अर्बनाइजेशन ऑफ इन इंडिया का मतलब है कि जो रूरल एरिया से माइग्रेट करके लोग अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, तो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसे हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो रूरलाइजेशन इसका ऑपोजिट हुआ, जब अर्बन सेक्टर के लोग भी वापस रूरल एरियाज में जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसे हम रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया कह रहे हैं। जो अगर हम ट्रेडिशनली देखें या कन्वेंशनल टर्म्स में, इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया एज इज रिटन हियर, क्योंकि इससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल हैम्पर होगी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब आप देखिए मॉडर्न हिस्ट्री अपनी पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप जानते हैं कि एक फेज ऐसा आया
जब रूरलाइजेशन बढ़ने लगी, है ना, जिसे हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कह रहे थे, क्योंकि यहाँ के जो जितने भी लोग थे, इंडस्ट्रीज में कोई जॉब थी नहीं और हैंडीक्राफ्ट वगैरह वाले सारे लोग बेसिकली वापस अपने गांव जाने लगे, तो सब एग्रीकल्चर करने लगे, तो एग्रीकल्चर पे भी बर्डन बढ़ गया और वो और फ्रेगमेंटेशन होने लग पड़ा लैंड का भी, एग्रीकल्चरल लैंड का भी। तो ये कुछ ऐसा सा ही सिनारियो यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश की है। Okay, so there have been some claims that rise in urban unemployment. तो क्योंकि urban unemployment यहाँ बढ़ती जा रही है, तो एक structural shift हो रहा है towards ruralization in India. Ruralization of India की वजह से क्या होगा? Reduced economic growth होगी, overall economic growth कम हो जाएगी, okay? और overall economic growth अगर कम हो गई, तो जो टैक्स पोटेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो कम हो जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स के लिए नई जॉब्स भी नहीं मिलेंगी। तो देखिए वही चीज़ है, स्लोअर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। तो ये पूरा एक आप कह सकते हैं ये जो वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये रूरलाइजेशन, ठीक है। वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ क्या होता है? प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। जब प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम है तो पावर्टी कम होगी, पावर्टी कम होगी तो इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी तो और लोग अर्बनाइजेशन में इंक्लूड होते जाएंगे, और अर्बनाइजेशन बढ़ती जाएगी तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, फिर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी तो और एम्प्लॉयमेंट और इनकम अच्छी होगी, फिर इनकम अच्छी होगी तो और पावर्टी रिड्यूस होगी, तो एक वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ बन जाती है। तो ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा रूरलाइजेशन, ओके। ये क्यों होगा? क्योंकि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, लोगों के पास अब यहाँ पे जॉब्स नहीं है अर्बन एरियाज में, तो दे आर फोर्स्ड टू गो बैक टू द रूरल एरियाज, डू फार्मिंग और व्हाटएवर देयर, ओके। आप जानते हैं रूरलाइजेशन का एक छोटा सा ट्रेलर जो है वो हमने कोविड के समय में भी देखा था, जो मास एक्सोडस हुआ था वापस टू द रूरल एरियाज। इन जनरल रूरलाइजेशन रेफर्स टू ओपनिंग ऑफ रूरल एरियाज टू renew rural generations jobs and farms, जैसे कि मैंने बताया। however in a developing country like India ये जो ट्रेंड है it is akin to और similar to de-industrialization, एक सिचुएशन जहाँ पे जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकोनॉमी की वो डिस्टॉर्ट होती जा रही है। वर्कफोर्स शिफ्ट टू रूरल इंडिया एंड लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉइंट टू राइजिंग पॉवर्टी लेवल्स, ओके। इंडिकेशंस अब क्यों बेसिकली हम कह रहे हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। हम क्यों कह रहे हैं कि रूरलाइजेशन हो रही है, हमको क्या इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ की तरफ? क्रॉनिक लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, जो प्राइवेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है। अगर हम फिनेंशियल ईयर 2019 की बात करें तो 10.8% थी और अब 8.4% है फिनेंशियल ईयर 2022 में, ओके। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो प्राइवेट ग्रोथ कैसे होगी, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, अर्बन ग्रोथ कैसे होगा? अर्बन ग्रोथ नहीं होगा तो मजबूरन जो वर्कफोर्स है उसे रूरल एरियाज में जाना पड़ेगा। ड्यूरिंग द सेम पीरियड शेयर ऑफ पब्लिक कैपिटल फॉर्मेशन हैज रिजन टू 9.5% ऑफ जीडीपी इन 2022, ओके। तो ये चीज़ पता नहीं क्या लिखने की कोशिश की है इन्होंने। परसिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, हम जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी एक बहुत बड़ी दिक्कत है अभी करंटली हमारी इंडिया में। आप जानते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है अगर वो अनएम्प्लॉयड रह गया तो, उन्हें स्किल अप ना किया गया तो, उनकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया गया तो, या फिर उनको जॉब्स ही ना मिली तो उनके उस पोटेंशियल का फ़ायदा क्या? तो ये आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी, जितना आपको लग रहा है ना ये छोटी बात है उतनी ही बड़ी बात है ये। इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर द यूथ एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी टू, ओके। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है ये परसिस्ट कर रही है अब काफ़ी समय से, ओके। RBI सर्वे ऑफ अर्बन हाउस होल्ड्स financial year 2023 Q4 indicates that both employment and income situations have improved since the COVID lows. Of course, COVID के बाद तो बहुत चीज़ें improve हो रही है, but they are still weak. Okay, pre-pandemic level पे तो हम अभी भी नहीं है. And 10 years back, resulting in a worsening of per capita income amid the rising of, और साथ में दिक्कत ये है कि cost of living तो बढ़ता जा रहा है ना, इनकम आ नहीं रही, एडिशनल इनकम घर पे एक और ऐड हो ही नहीं रही, वही हैं जो एक ब्रेड विनर हैं, बस एक दो वही कमा रहे हैं।
वर्कफोर्स शिफ्ट टूवर्ड्स एग्रीकल्चर, जैसे कि मैंने बताया डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर बढ़ती जा रही है, 42.5% से 45.5% हो गई है। आप जानते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बढ़ा है। Demand for cereals rising again. India's monthly per capita consumption of cereals contracted by 1.7% annually, but that trend has reversed as reflected in GDP expenditure series on. Okay. Fall in industrial production. Industrial production गिरती जा रही है. IP growth in the US has improved, but India's industrial growth fell to a 10-year average of 2.1%. ओके लेकिन अब आप यहाँ देखिए सेंटर कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि इस ट्रेंड को, रूरलाइजेशन को अवर्ट किया जा सके, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम 14 सेक्टर्स में जो लाया गया है। PM स्वावलंबी आप जानते हैं जो वेंडर्स के लिए उनको 10,000 तक का जो लोन मिलता है वर्किंग कैपिटल का, ताकि वो अपने कार्ड्स यहाँ पे चला सके। PM गति शक्ति आप ये भी जानते हैं एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, साइलोज में काम ना करें डिपार्टमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ओके, लाइवलीहुड्स मिशन, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, जो अर्बन पुअर हाउस होल्ड्स के लिए है। ओके और देखिए पर ये तो इनडायरेक्ट हुआ ना, ये तो सारे इनडायरेक्ट मेजर्स हैं, तो कुछ डायरेक्ट नहीं है, पर ऑफ कोर्स आंसर आएगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा। ओके अब हम लास्ट जो आज का हमें टॉपिक देखते हैं, ये सब कुछ फैक्चुअल है और ये कुछ आएगा भी नहीं इसमें से। सिटीज 2.0, देखिए आई डोंट रिमेंबर किस महीने की विजन IAS की मैगजीन है वो, लेकिन जो लास्ट इकोनॉमी की मैगजीन है उसमें हमने स्मार्ट सिटीज मिशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर राइटिंग दिस ईयर्स मेंस, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्मार्ट सिटीज मिशन, ठीक है, उस पर क्योंकि बहुत चर्चा चल रही है। तो सिटीज 2.0 भी हमें पता होना चाहिए। ओके, सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोजेक्ट, सिटीज प्रोजेक्ट। तो ये स्मार्ट सिटी मिशन का ही एक सब कंपोनेंट है। आप जानते हैं 2018 में सिटीज 1.0 लाया गया था, और 1.0 का क्या कंपोनेंट्स थे, इसके तहत हमने 12 सिटी लेवल प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक किया, कैपेसिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज कंडक्ट की उड़ीसा में, बहुत सारी जगहों पे इंटीग्रेटेड अर्बन मैनेजमेंट की, ओके, नेशनल लेवल पे भी। और अगर हम थीमेटिक फोकस एरियाज देखें, सस्टेनेबल मोबिलिटी, ओके, ताकि ज़्यादा व्हीकुलर एमिशंस ना हो, अफोर्डेबल भी हो मोबिलिटी, पब्लिक ओपन स्पेसेस, ओके, अर्बन ई-गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन इन लो इनकम सेटलमेंट्स। तो ये सारी ताकि एक बहुत ही सोशल रेजिडेंशियल सेटअप हो। एजेंसीज इन्वॉल्व, सिटीज इज अ जॉइंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ओके, AFD, KFW जर्मनी, आप ये सब कुछ जानते हैं, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। द प्रोग्राम इज कोऑर्डिनेटेड एंड मैनेज्ड बाय प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट एट NIUA इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली आप याद रख सकते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन भी आप जानते ही हैं, हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं पहले भी। अब देखिए इस प्रोग्राम का एम क्या है, ओके, ताकि हम सिटीज को सिलेक्ट कर सकें जिन सिटीज को असिस्टेंस की जरूरत है, और ताकि हम उसे डेवलप कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सके वहाँ पर इनोवेटिव और सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, उसको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट मिल सके, हर एक क्षेत्र में होलिस्टिकली हम उसे डेवलप करें, चाहे वो ई-गवर्नेंस हो, चाहे वो मोबिलिटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रीन पाथ्स एंड ऑल ऑफ दैट, सपोर्ट डाइवर्सिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल एक्सपर्टीज, कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर हम सिटीज 2.0 की बात करें तो इसका एडिशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? सिटीज 1.0 हमने देख लिया, स्मार्ट सिटी मिशन हमें पता है, तो सिटीज 2.0 क्या करेगी, इसको लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इससे बेसिकली हमें जो हम कंपेटिटिवली, देखिए आप जानते हैं कि जो सिटीज सिलेक्ट की जाएंगी वो कंपटीशन के बेसिस पे सिलेक्ट की जाती हैं, तो उन सिटीज में हम बेसिकली प्रमोट करना चाहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी को, जिससे कुछ भी वेस्ट ना हो, ठीक है, जो हमारे PM मोदी भी काफ़ी बार रियटरेट करते हैं। तो इससे क्या होगा, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट होगी सिटी लेवल पर, क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शंस लिए जाएंगे स्टेट लेवल पर, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड नॉलेज डिसेमिनेशन एट द नेशनल लेवल। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि वेस्ट मैनेजमेंट हो सिटी लेवल पर, ठीक है, एक स्मॉलर यूनिट लोगे ना आप वेस्ट मैनेजमेंट में, जो क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शंस लिए जाए स्टेट लेवल पर, और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग
और जो अवेयरनेस जनरेशन है वो नेशनल लेवल पर हो, पैन इंडिया लेवल पर हो। नंबर ऑफ सिटीज इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा 18 सिटीज में, जिसे कंपटीशन के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। अ लोन ऑफ ₹1760 करोड़ फ्रॉम AFD एंड KFW एंड अ टेक्निकल असिस्टेंस ग्रांट ऑफ ₹106 करोड़ from the European Union. Three major components: financial and technical support for cities to develop projects in climate resilience with a focus on integrated waste management. All states and UTs will be eligible for support and demand basis. Interventions at 3 levels: center, state and city. Climate governance के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द वीडियो। एक और चीज, अगर आपका ऑप्शनल PSIR है, अगर आप आंसर राइटिंग को काफी लेकर डरते हैं कि कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करें, स्कॉलर्स कितने मेंशन करें, बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स लिखने हैं, नहीं लिखने हैं, फ्लो क्या होगा आंसर का, इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन, तो हमने चैनल पर 4 पार्ट्स बनाए हैं उत्कर्ष द्विवेदी सर के आंसर कॉपीज को ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।